Namaste everyone. Let's continue Sukhi Dali by Upendra Nath Ashk. This is part 4 video of Sukhi Dali. The links of previous videos are given in the description below. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मंजली बहू जिसे हंसने की आदत है वह किस तरह परेश और उसकी पत्नी बेला उनका जो कहा सुनी हो रही थी, जो बात हो रही थी जूने फर्नीचर को लेकर, जूना फर्नीचर जो बेला ने कमरे से निकाल दिया था और उसे लेकर जो बात हो रही थी वो मंजली बहू नीचे बरामदे में सभी औरतों को, सभी भाभी को और छोटी बहू नहीं, छोटी बहू के अलावा घर की जितनी औरतें थे उन सबको बात बता रही थी। और तभी मंजली बहू आगे कहती है कि वह मलमल के थान और अबरों की बात याद है ना, अभी तक पड़े हुए हैं। मलमल के थान, मलमल के थान मतलब मलमल एक सॉफ्ट मटेरियल होता है, कपड़ा एक सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट कपड़ा रहता है। और मलमल के थान मतलब रोल्स, जैसे हम रेमंड शोरूम में जाते हैं वो लोग ऐसे थान रोल्स बताते हैं कपड़ों के सारे, एक बहुत सारे। और अबरो, अबरो मतलब जैसे रजाइयां हो गई, ब्लैंकेट्स और कुशन हो गए, उनके जो कवर्स रहते हैं, तो ब्लैंकेट्स और उनके जो कवर को पतला पतला जो गांव में ओढ़ के सोते हैं वगैरह। तो मलमल के थान और अबरों की बात याद है ना, अभी तक पड़े हुए हैं। कह कहकर हार गए परेश महाशय, बहू रानी ने हाथ न लगाया उन्हें और वो शर्म के मारे ले जाते नहीं दादाजी के पास। कचहरी में होंगे तहसीलदार, घर में तो अपराधियों से भी गए बीते हो जाते हैं। इन शॉर्ट कि मलमल के ऐसे थान, बहुत सारा कपड़ा और अबरे जो लेके आए थे, तो बेला ने उन चीजों को हाथ तक नहीं लगाया क्योंकि वो काफी शायद ओल्ड फैशन रही होंगी, इसलिए उसने उसे हाथ तक नहीं लगाया। और इसमें कहीं ना कहीं परेश को भी शर्म लग रही थी, तो वो कैसे दादाजी के पास वो कपड़ों को, वो चीजें वो बेला ले तक नहीं गई थी। तो मजाक उड़ाते हुए मंजली बहू हंसते हुए कहती है कि कचहरी में होंगे तहसीलदार, घर में तो क्या अपराधियों से भी बीते हो जाते हैं, जैसे कुछ गलत काम किया हो वैसे डरे डरे से रहते हैं। और उसके साथ ही इंदु और बड़ी बहू भी हंसते हैं। तो छोटी भाभी, पर दादाजी के कपड़े, मतलब दादाजी के जो कपड़े धुले नहीं थे अभी तक, जो बेला को धोने के लिए दिए थे, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो बड़ी भाभी कहती है छोटी भाभी से, मिडिल जनरेशन, तुम भी बहन बस, क्या इतना पढ़ लिख कर छोटी बहू कपड़े धोएगी? तो कहीं ना कहीं वो बोल रही है कि छोटी बहू कपड़े नहीं धोएगी, वो पढ़ी लिखी है, वो सब ये सब काम नहीं करेगी। इंदु, क्यों, उनके हाथ मिट्टी के हैं क्या जो गल जाएंगे? और तभी बाहर से दादाजी के हुक्का गुड़गुड़ाने की आवाज आती है। तो यहाँ हुक्का गुड़गुड़ाना एक स्टेटस सिंबल कहा जा सकता है। जो घर का बड़ा ऐसे पुराने जमाने में ऐसे मस्त बाहर आंगन में चारपाई पर बैठ के, तो बीच बीच में हुक्का गुड़गुड़ाना मतलब दादाजी बैठ के आंगन में गुड़गुड़ाते, मतलब दादाजी आ रहे हैं। और नमक मिट्टी के हैं जो गल जाएंगे, मतलब नमक के हाथ थोड़ी है जो गल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो अभी भी बेला की मजाक उड़ाते हुए कह रही है। तो छोटी भाभी, तुम चलो इंदु, कपड़े फटक कर हाथे में डाल दो, शायद उन्हें जरूरत हो, मांगेंगे तो मैं बहू को समझा दूंगी। मतलब तुम कपड़े धोकर अहाते में सुखा दो, डाल दो, अगर कहीं उन्हें मतलब दादाजी को, दादा मूलराज को अगर जरूरत हुई तो मांगेंगे और मैं बहू बेला को समझा दूंगी कि ऐसा ना करें। और तभी ये पहला दृश्य स्टेज पे खत्म होता है, सारी औरतों का, घर की स्त्रियों का जो दृश्य था वो खत्म होता है और स्टेज पे एक दूसरा दृश्य का सेटअप होता है। वो जो है वो है बरामदा, वही बरामदा, पर अभी वहां पे एक बिस्तर बिछा हुआ है, दीवार के पास तकिया है और वहां हुक्का दादा आराम से लेटे हुए पी रहे हैं। और मंजिला लड़का करमचंद, दादा का जो बड़ा बेटा था जो शहीद हो गया, उसके बाद सेकंड नंबर का जो बेटा था करमचंद, उसका नाम दिया गया है।
वो पास बैठे उनके पाँव दबा रहा है। हुक्का पीते पीते बच्चों को बाहर अहाते में खेलते हुए देख रहे हैं स्नान गृह से। बरामदे में मैंने बताया एक बाहर छोटा सा बाथरूम जैसा एरिया है जहाँ पे कपड़े वपड़े धोने का काम होता है, और शायद कोई बच्चा नल भी चला रहा है। और करमचंद की भ्रुकुटी तन गई, आईब्रोज गुस्से में। पर्दा उठता है स्टेज पर, ये एक सीन बना हुआ है, पर्दा उठता है और कुछ क्षण के बाद आवाज आती रहती है, किसकी? नल चलने की और हुक्का गुड़गुड़ाने की। और फिर करमचंद बोलते हैं क्रोध से, बस करो जगदीश, क्या खटखट लगा रखी है, जरा आराम करने दो, अभी अभी खाना खाकर बैठे हुए कि तुम। लेट मी शो यू वंस अगेन। सी, ये है करमचंद, दादा का बेटा, जो दूसरे दृश्य में पाँव उनका दबा रहा है, दादा लेटे हुए हैं, और वहां आंगन में जगदीश, भाषी और मल्लू, जो दादा के ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन है। तो करमचंद के पोते और दादा के पर पोते। सो दिस इज फोर्थ जनरेशन नाउ। सी, बोलो, ये बच्चे खेल रहे हैं वहां पे। हुक्के की गली को हटाकर उधर देखते हुए, नहीं नहीं खेलने दो बच्चों को। बच्चे हंसते हैं। वट की पूरी डाल, वट मतलब बैनियन ट्री। याद कीजिए, मैंने बताया था कि यहाँ लेखक ने बैनियन ट्री और दादा को एक तरह से सिंबलाइज किया हुआ है कि दादा एक वट वृक्ष बैनियन ट्री की तरह है। यहाँ बच्चे बैनियन ट्री की एक डाली को लाकर आंगन में लगा दी है। तोड़ के एक डाली, एक ब्रांच को तोड़ के ले आए हैं बच्चे लोग और उसे पानी दे रहे और हंसते हुए खेलते हुए, और नहीं जानते कि पेड़ से टूटी डाली जल देने से नहीं पनपती। ये कौन बोल रहा है? दादा करमचंद से बोल रहे हैं कि बच्चे लोग ये नहीं समझते कि टूटी हुई ब्रांच, टूटी हुई डाली कितना भी पानी दो वो फिर से फलती फूलती नहीं है। करमचंद से फिर कहते, मैं कहा करता हूं ना बेटा कि एक बार वृक्ष से जो डाली टूट गई उसे लाख पानी दो, उसमें वह सरसता नहीं आएगी, वह जीवन नहीं आएगा। हमारा यह परिवार बरगद के इस महान पेड़ की भांति महान है। तो दादाजी अपने इस बड़े परिवार पे बहुत प्राउड फील करते हैं और कहते हैं कि हमारा पेड़ उस परिवार की, हमारा परिवार फैमिली इस पेड़ की तरह है, जो अगर एक भी डाली टूट गई तो उसे फिर कितना भी पानी दो वह डाली नहीं पनपेगी। तो करमचंद दादाजी का बेटा, लेकिन शायद अभी इस पेड़ से एक डाली टूटकर अलग हो जाएगी, एक ब्रांच। दादा चिंता से, क्या कहते हो, कौन अलग हो रहा है? शायद छोटा अलग हो जाए, छोटा, घर का सबसे छोटा पोता दादाजी का, परेश। परेश? पर क्या, उसे क्या कष्ट है, उसे क्या प्रॉब्लम है, दुख है, पीड़ा है? करमचंद, कष्ट उसे तो नहीं, छोटी बहू को है, छोटी बहू बेला को है। मुझे किसी ने बताया तक नहीं, यदि कोई शिकायत थी तो उसे मिटा देना चाहिए था। हल्की सी खरोच, ये तुम्हारी आरटीसी की लाइंस हो सकती है। हल्की सी खरोच भी यदि उस पर तत्काल दवाई न लगाई जाए तो बढ़कर एक बड़ा घाव बन जाती है, और वही घाव नासूर हो जाता है, नासूर जो कभी ठीक नहीं होता, तत्काल फौरन। तो हल्की सी खरोच, स्क्रैच भी अगर तत्काल ठीक, तुरंत ठीक नहीं किया जाए तो वो कभी ठीक ना होने वाला घाव हो जाए। तो अगर उसे कोई शिकायत है बेला को, तो मुझे अभी तक किसी ने क्यों नहीं बताया? अगर घाव नासूर बन गया तो फिर लाख मरहम लगाओ, ऑइंटमेंट, लाख क्रीम मलहम लगाओ, वह ठीक नहीं होता। तो दादाजी काफी समझदार है, सूझबूझ समझदार। तो करमचंद, मैं अच्छी तरह तो नहीं जानता, पर जहां तक मेरा विचार है, क्या प्रॉब्लम है? छोटी बहू के मन में दर्प की मात्रा, दर्प अहंकार की मात्रा जरूरत से कुछ ज्यादा है। मतलब छोटी बहू को अपने अहंकार है, किस चीज का? अपने मायके का। एक्चुअली कैसे पता चला करमचंद को? मैंने वह मलमल के थान और रजाई के अबरे, मलमल के थान
सॉफ्ट कपड़ा, उसके रोल्स, बहुत सारा कपड़ा मटेरियल, उसके थान और रजाई के अबड़े मतलब ब्लैंकेट्स, उसके जो कवर और पिलो कवर्स वगैरह जो लाके दिए थे ना, और सबने तो रख लिए, मतलब बाकी घर के सदस्यों ने रख लिए, पर सुना है कि छोटी बहू बेला को वो पसंद नहीं आए। अपने मायके घराने को शायद वह इस घराने से बड़ा समझती है, मायके का जो घराना है उसको, और इस घर को घृणा की दृष्टि से देखती है। घृणा, नफरत, हेट। तो दादा कहते हैं, बेटा, बड़प्पन बाहर की वस्तु नहीं, बड़प्पन तो मन का होना चाहिए। मतलब कि चीज, वस्तु, मटेरियलिस्टिक थिंग, उनसे कोई बड़प्पन, महानता, ग्रेटनेस नहीं होती है। बड़प्पन, ग्रेटनेस तो मन से, इंसान का मन बड़ा होना चाहिए। ऐसा मन, ऐसा दिल जिसमें सबके लिए प्यार हो, ऐसा मन से इंसान ग्रेट होता है। और फिर बेटा, घृणा को घृणा से नहीं मिटाया जा सकता, मतलब नफरत को नफरत से नहीं मिटाई जाती है। बहू तभी पृथक होना चाहेगी, पृथक होना, अलग होना, बहू इस घर से तभी अलग होना चाहेगी, बहू बेला, जब उसे घृणा के बदले घृणा दी जाएगी। जब वो इस घर को जितना नापसंद करती है, अगर हम भी उसे उतना घृणा, नफरत करेंगे, तब वो इस घर से अलग होगी। पर घृणा को घृणा से नहीं मिटाया जाता है, नफरत को प्रेम से मिटाया जाता है। लेकिन यदि उस घृणा के बदले स्नेह मिले, प्यार मिले, तो वह घृणा धुंधली, लाइट, फीकी पड़ जाएगी और लुप्त हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी। तो हुक्का गुड़गुड़ाते हुए दादा एक बात ये कहते हैं और दूसरी बात कहते हैं, और महानता भी बेटा किसी से मनवाई नहीं जा सकती, अपने व्यवहार से अनुभव कराई जा सकती है। बहुत बड़ी बात है, महानता मतलब ग्रेटनेस किसी को मनवाया नहीं जाता, हमें अपने व्यवहार से, अपने आप से उस सामने वाले को वो रियलाइज कराना पड़ेगा। जैसे कि इंग्लिश में कहते हैं हम लोग इंग्लिश में जैसे कहते हैं कि रिस्पेक्ट मस्ट बी अर्न नॉट डिमांडेड, वैसे ही हम लोग कितने अच्छे हैं ये उसे रियलाइज करवाना पड़ेगा। ठूठा वृक्ष, ठूठा जिसमें एक भी लीफ ना हो, ओनली द बेयर स्टेम, जहां पे कोई लीफ ना हो, ठूठा वृक्ष, पेड़, आकाश को छूने पर भी अपनी महानता का सिक्का हमारे दिलों पर उस समय तक नहीं बैठा सकता जब तक अपनी शाखाओं में वह ऐसे पत्ते नहीं लाता जिनकी शीतल सुखद छाया मन के समस्त ताप को हर ले, और जिसके फूलों की भीनी भीनी सुगंध हमारे प्राणों में पुलक भर दे। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। दादाजी कह रहे हैं कि बिना पत्तों का जो वृक्ष होता है, जो उसका तना होता है, वह अगर कितना भी बड़ा हो जाए, मतलब आकाश को छूना मतलब कितना भी बड़ा हो जाए, अगर उस पे एक भी पत्ता नहीं है, तो हमें उसका महानता, उसकी ग्रेटनेस हम हमारे दिलों को छू नहीं सकती। जब तक, कब तक हमें लंबे वृक्ष की ग्रेटनेस हम फील नहीं कर सकते, कब तक, जब तक कि वह पेड़ अपनी शाखा, अपनी ब्रांचेस में ऐसे पत्ते नहीं लाता, ऐसे न्यू लीफ, ऐसे नए पत्ते नहीं लाता, और पूरा पेड़ जब तक पत्तों से नहीं भर जाता, जिसकी शेडो में, छाया, शेडो, जिसके अंडर हम अगर बैठे तो हमें शीतल, ठंडी, सुखद, सुख देने वाली फीलिंग का एहसास हो, ऐसी फीलिंग का एहसास हो जो हमारे सारे ताप, सारी पीड़ा, सारे दुख को हर ले और हमें फूलों की भीनी भीनी, फ्लावर्स की मीठी मीठी सुगंध हमारे प्राणों को, आत्मा को, अंदर इंदर मन को खुश कर दे। मतलब कि
हम लोगों को इतना महान होना पड़ेगा, हम बिना पत्तों के नहीं रह सकते। उस तरह हर रिश्ते को, घर के हर सदस्य को उस तरह से अपनाना पड़ेगा कि वह इस घर में रहे और फिर एक बड़े वृक्ष की भांति हमें वह सुखद शांति अनुभव कराए। मतलब कि इन शॉर्ट बेला को नफरत के बदले नफरत नहीं देना है, उसे देना है उतना प्यार जितना कि वह इस घर में रहे और फिर ये घर सारे पत्तों से भर के एक घना महान पेड़ बन सके। और उसी वक्त जहां वहां बच्चे जो खेल रहे थे और जगदीश को जैसे डांटते हुए बात कर रहे थे, और ये बातें में भाषी मतलब घर का सबसे छोटा पड़पोता बच्चे लोग, दादाजी मल्लू और जगदीश ने मेरा वट का पेड़ उखाड़ दिया। जो डाल ब्रांच लाए थे वो उन्होंने निकाल दी। घर के दूसरे बच्चों ने, मल्लू और जगदीश। भाषी रो रहा है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि किसने किसका वट का पेड़ उखाड़ दिया। तो मल्लू और जगदीश ने भाषी का वट का पेड़ उखाड़ दिया। ये खेल खेल में बात हो रही है उनकी। और मल्लू से लड़ते हुए चीख चीख कर, क्यों उखाड़ा तूने मेरा पेड़, क्यों उखाड़ा, ऐसा भाषी छोटा बच्चा बोल रहा है। और दादा हंस रहे। पेड़ क्यों हंस रहे? क्योंकि वो एक डाल थी, सिर्फ एक ब्रांच थी। बच्चे हंसते हैं। ठहरो भाषी, लड़ो मत बेटा, जाना करमचंद, जा जा, जरा हटाना इन दोनों को। इस तरह दादा भाषी की बात सुन के हंस देते हैं और मल्लू और जगदीश को वहां से बच्चों को सब अलग करते हैं। उन्हें बोलते हैं कि लड़ाई मत करो। इस तरह से दादा बात संभाल लेते हैं। और दादा, आओ बेटा, करमचंद जाता है। दादा फिर हुक्के की नली मुंह से लगा लेते हैं और तभी परेश नीची नजर किए प्रवेश करता है। तो अब यहाँ एंट्री हो रही है परेश की। परेश कौन है? बेला का पति, दादा का पोता, तहसीलदार, पढ़ा लिखा, जिसकी अभी शादी हुई है बेला से। बेला जो घर में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रही है और इन सबको लग रहा है कि बेला बहुत घमंडी है और हमारे परिवार को छोटा समझती है। और अब बेला ने जो फर्नीचर निकाल दिया था और परेश अब छोटा सा मुंह लेके दादाजी के पास बात करने के लिए आया है। दादाजी घर के सबसे बड़े सदस्य, जिन्होंने ये पूरा परिवार संभाल कर रखा हुआ है और अपनी सूझबूझ, मेहनत, दूरदर्शी, फोरसाइट और अनुभव से वह अब परेश को समझाएंगे और इस जो प्रॉब्लम हो गई है बेला और जो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रही है, उस प्रॉब्लम को अब सॉल्व करेंगे। तो ये रहा परेश, पढ़ा लिखा तहसीलदार, दादा का पोता। अब परेश की एंट्री होती है। दादा, आओ बेटा परेश, वहां मैंने एक दो कपड़े भेजे थे ना, तनिक देखना बहू ने उन्हें धो डाला या नहीं। धो डाले हो तो ले आओ जरा, फिर मैं तुमसे बात करूंगा। परेश, मैं लज्जित, मतलब इन शॉर्ट नहीं धोए, तो आगे बोलने जा रहा है कि मैं शर्मिंदा हूं कि कपड़े उसने नहीं धोए। तो दादा, नहीं धोले तो फिर धुल जाएंगे बेटा, आओ इधर बैठो मेरे पास, मैं तो तुम्हें बुलाने ही वाला था, आओ आओ इधर आकर बैठो। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं और परेश चुपचाप आकर दादा के पास बैठ जाता है। अब इसके आगे दादा परेश की परेशानी सुनेंगे और वो क्या सुझाव देंगे और कैसे इस समस्या का समाधान करेंगे, मतलब कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आई होप you all understood. Keep watching, keep learning, and do subscribe the channel. Thank you. Bye bye.